हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीजी सेमेस्टर थर्ड के वीएससी के अपने पेपर ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो पीजी कर रहे हैं सेमेस्टर थर्ड के वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने वीएससी यानी वैल्यू एडेड कोर्स के तहत ऑप्ट किया है अपना पेपर ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स। आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गनशॉट क्लास है और आप सभी जानते हैं कि गनशॉट क्लासेस के अंदर हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट वाइज हर टॉपिक में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं इस पेपर की यूनिट फर्स्ट में से कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन? ये मूल्य शिक्षा क्या होती है? तो वैल्यू एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मोरल, सोशल एंड एथिकल वैल्यूज इन इंडिविजुअल। तो किसी व्यक्ति के अंदर जो नैतिक, सामाजिक और आचार विचार से संबंधित मूल्यों के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं? वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? किसी भी व्यक्ति के अंदर जब नैतिक, सामाजिक और आचार विचार की मूल्यों का निर्माण होता है, विकास होता है, तो उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। इट हेल्प्स इन शेपिंग कैरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। और ये वैल्यू एजुकेशन ही होती है जो आपके चरित्र का निर्माण करती है, कैरेक्टर का निर्माण करती है और आपके व्यवहार को कैसा बनाती है? रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार पूर्ण बनाती है। इट गाइड्स ए पर्सन टू लिव ए मीनिंगफुल एंड हार्मोनियस लाइफ इन द सोसाइटी। और ये वैल्यू एजुकेशन ही होती है जो आपको एक समाज में मीनिंगफुल यानी सार्थक जीवन और हार्मोनियस यानी संतुलित जीवन जीने के लिए एक गाइड यानी दिशा देने का काम करती है। तो वैल्यू एजुकेशन ही समाज में आपको संतुलित और सार्थक जीवन जीने में दिशा निर्देश या मार्गदर्शन करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, व्हाई इज वैल्यू एजुकेशन नेसेसरी इन मॉडर्न सोसाइटी? आधुनिक समाज की हम बात करें तो ये वैल्यू एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? तो वैल्यू एजुकेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द हार्मनी एंड एथिकल बिहेवियर इन सोसाइटी। तो ये जो मूल्य शिक्षा होती है, वैल्यू एजुकेशन होती है, समाज के अंदर सद्भाव बना रहे और आपका व्यवहार नैतिकतापूर्ण बना रहे, इसके लिए आज आधुनिक समाज में वैल्यू एजुकेशन की काफी महत्व है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल मेक राइट डिसीजन इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ये किसी भी व्यक्ति को जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो वैल्यू एजुकेशन आपके सामने कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कितनी भी जटिल परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, आपको उन जटिल परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने के लिए हेल्पफुल होती है ये वैल्यू एजुकेशन। इट ऑल्सो प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और ये वैल्यू एजुकेशन ही होती है जो आपको समाज के प्रति जिम्मेदार बनाती है और एक दूसरे की सम्मान करने की भावना को विकसित करती है। तो समाज में एक दूसरे को सम्मान करना और अपने सामाजिक दायित्वों को जानना और उनको पूरा करना, इसमें वैल्यू एजुकेशन आपकी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स? मूल्य और जो एथिक्स यानी नैतिकता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक है, तो वैल्यूज आर पर्सनल बिलीफ्स दैट गाइड इंडिविजुअल बिहेवियर एंड द चॉइसेस। जो वैल्यूज की अगर हम बात करें, मूल्य की हम बात करें, तो वो आपके पर्सनल बिलीफ होते हैं, वो आपके व्यक्तिगत विश्वास होते हैं जो आपके व्यवहार को, ठीक है, जो आपके व्यवहार को और आपके चॉइसेस को दिशा देने का काम करते हैं। तो वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वो पर्सनल आपके विश्वास हो गए जो आपके व्यवहार को और आपके चॉइसेस को एक दिशा देने का काम करते हैं। जबकि एथिक्स की हम बात करें तो एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। एथिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक सामाजिक मुद्दा है और एथिक्स समाज के द्वारा जो नैतिक नियम है जो अपनाए गए हैं उनसे संबंधित होता है। तो नैतिकता समाज के द्वारा स्वीकृत आचरण के सिद्धांत होते हैं, जबकि वैल्यूज जो होती है वो आपके व्यक्तिगत विश्वास होते हैं। वैल्यूज इन्फ्लुएंसेस पर्सनल कंडक्ट वाइल एथिक्स रेगुलेट सोशल बिहेवियर। मूल्यों की अगर हम बात करें तो वो आपके व्यक्तिगत आचरण को प्रभावित करती है और एथिक्स की अगर हम बात करें तो वो आपके जो सोशल बिहेवियर है, सामाजिक व्यवहार है, उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर पर्सनल वैल्यूज? व्यक्तिगत मूल्य क्या होते हैं? तो पर्सनल वैल्यूज आर द इंडिविजुअल बिलीव्स एंड द प्रिंसिपल दैट गाइड वंस एक्शंस। तो आपके क्रियाकलापों को, है ना, किसी भी व्यक्ति के क्रियाकलापों को, किसी भी व्यक्ति के कार्य को, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जो सिद्धांत दिशा देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत मूल्य कहते हैं। तो व्यक्तिगत मूल्य उन सिद्धांत को कहा जाता है जो व्यक्ति के निर्णय और व्यवहार को दिशा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो व्यक्ति के निर्णय और व्यक्ति के व्यवहार या व्यक्ति के कार्य जो होते हैं उसको दिशा देने का काम जो करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पर्सनल वैल्यूज यानी व्यक्तिगत मूल्य कहते हैं। दे डेवलप थ्रू फैमिली। अब ये व्यक्तिगत मूल्यों का निर्माण कहाँ से होता है? परिवार से, आपकी शिक्षा से और जीवन के अनुभवों से। तो व्यक्तिगत मूल्यों का निर्माण आपके परिवार से होगा, शिक्षा से होगा, अनुभवों से होगा। दीज वैल्यूज हेल्प इन बिल्डिंग द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। और ये व्यक्तिगत मूल्य ही होते हैं जो आपके व्यक्तित्व और आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सोशल वैल्यूज? ये सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? तो सोशल वैल्यूज आर द स्टैंडर्ड्स एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी फॉर मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड कॉपरेशन। तो सामाजिक मूल्य हमारे उन स्टैंडर्ड, उन मानक को कहा जाता है जिनसे समाज व्यवस्था बनाए रखती है और समाज के अंदर सहयोग बना रहता है। तो एक सामाजिक ऑर्डर बना रहता है, एक सामाजिक क्रम बना रहता है और आपसी सहयोग बना रहता है, और ये जो नियम बनाए गए हैं समाज के द्वारा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सोशल वैल्यूज कहते हैं। तो सोशल वैल्यूज यानी सामाजिक मूल्य वो हमारे नियामक हो गए जिनके द्वारा सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है और आपसी सहयोग बना रहता है। दे प्रोमोट यूनिटी। अब सोशल मूल्य का महत्व क्या है? इनसे एक तो एकात्मकता बनी रहती है, एकता बनी रहती है, समानता बनी रहती है और लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बनी रहती है। तो सोशल वैल्यूज एकता को बढ़ावा देते हैं, यूनिटी को बढ़ावा देते हैं, इक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देते हैं। सोशल वैल्यूज हेल्प इन पीसफुल सोशल लिविंग। और सामाजिक मूल्य ही होते हैं जो शांतिपूर्ण सामाजिक जीवन जीने में बड़े सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर मोरल वैल्यूज? ये नैतिक मूल्य क्या होते हैं? तो मोरल वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स दैट हेल्प इंडिविजुअल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे सिद्धांत जो राइट यानी सही और गलत के बीच में भेद करना सिखाते हैं, उसी को हम नैतिक मूल्य कहते हैं। तो नैतिक मूल्य उन सिद्धांतों को कहा जाता है जो किसी भी व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझने में मदद करते हैं। दे गाइड एथिकल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शंस। और ये आपके मोरल वैल्यूज ही होते हैं जो और जिम्मेदार जो आपके ये जो आपके मोरल वैल्यूज ही होते हैं, ये नैतिक आचरण ही होते हैं जो आपके जिम्मेदार पूर्ण व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपके एथिकल बिहेवियर और आपके रिस्पॉन्सिबल एक्शंस के लिए गाइड का काम करते हैं कौन? नैतिक मूल्य। ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड काइंडनेस आर द एग्जांपल्स ऑफ द मोरल वैल्यूज। और नैतिक मूल्यों की बात करें तो कुछ नैतिक मूल्य आप देख सकते हैं। ईमानदारी एक नैतिक मूल्य है, सत्य बोलना एक नैतिक मूल्य है और दयालु होना एक नैतिक मूल्य है। ठीक है, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर स्पिरिचुअल वैल्यूज? आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं? तो स्पिरिचुअल वैल्यूज रिलेट टू द इनर पीस, सेल्फ रियलाइजेशन एंड हार्मनी विद द यूनिवर्स। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज या आध्यात्मिक मूल्य आत्म शांति, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार एंड हार्मनी विद द यूनिवर्स और इस प्रकृति के साथ सामंजस्य से संबंधित होते हैं। तो स्पिरिचुअल वैल्यूज के अंदर क्या आ गया? आपकी आंतरिक शांति आ गई, आपका आत्म साक्षात्कार आ गया और इस ब्रह्मांड के साथ, इस यूनिवर्स के साथ, इस प्रकृति के साथ आपके सामंजस्य की जो सिद्धांत होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल वैल्यूज, आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं। दे एनकरेज सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंपैशन। अब ये स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या करती है? एक तो आपको आत्म अनुशासन और एक आपके अंदर कंपैशन, जो करुणा की भावना है, दयालुता की भावना है, उसको बढ़ाने का काम करती है, उसको डेवलप करती है। दीज वैल्यूज हेल्प इन अचीविंग द मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस। और ये स्पिरिचुअली वैल्यूज ही होती है जो आपको मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त करने में बड़ी मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन? मूल्य शिक्षा की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिसिंग एंड इंटरनलाइजिंग वैल्यूज इन डेली लाइफ। तो मूल्य शिक्षा हम उस प्रक्रिया को कहेंगे जिसमें मूल्यों को समझना, मूल्यों को अपनाना और मूल्यों को व्यवहार में, दैनिक जीवन में अपने व्यवहार में लाना होता है। तो मूल्यों को अपनाना, मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में व्यवहार में लाना और मूल्यों को समझना, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या शामिल होता है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, अपने अनुभवों के द्वारा सीखना, एंड रिफ्लेक्शन, और चीजों को सोच करके सीखना, यानी चिंतन के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से सीखना हमारे वैल्यू एजुकेशन के प्रोसेस में शामिल होता है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन ओवरऑल
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये वैल्यू एजुकेशन का प्रोसेस ही होता है जो हमारे समग्र व्यक्तित्व विकास में बड़ा ही सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी एंड द वैल्यूज? विचारधारा और मूल्यों में क्या अंतर है? तो आइडियोलॉजी इज ए सिस्टम ऑफ द आइडियाज और बिलीव्स रिलेटेड टू द पॉलिटिकल और द सोशल गोल्स। विचारधारा सामाजिक या राजनीतिक उद्देश्यों से जुड़ी मान्यताओं का समूह होती है। वैल्यूज आर द मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग इंडिविजुअल्स बिहेवियर। तो आइडियोलॉजी तो क्या हो गई, राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ी मान्यताओं को हम क्या कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं। लेकिन इन वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ये वैल्यूज आपके नैतिक सिद्धांत हो गए जो आपके व्यक्तिगत व्यवहार को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग व्हाइल द वैल्यूज इन्फ्लुएंसेस कंडक्ट। जो विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है, वो आपके सोचने की जो शक्ति होती है उसको प्रभावित करती है। जबकि जो ये वैल्यूज होते हैं, मूल्य होते हैं, वो आपके आचरण को, आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्मनी विद सेल्फ? स्वयं के साथ सामंजस्य क्या होता है? हार्मनी विद सेल्फ मीन्स अंडरस्टैंडिंग वंस थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। अगर आप अपने विचारों को समझ पा रहे हैं, अगर अपनी भावनाओं को समझ पा रहे हैं और अपने कार्यों को समझ पा रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, हार्मनी विद द सेल्फ, यानी स्वयं के साथ सामंजस्य कहेंगे। तो स्वयं को समझना, स्वयं के विचारों को जानना, स्वयं की भावनाओं को समझना और स्वयं के कार्यों को समझना ही स्वयं के साथ सामंजस्य कहलाता है। इट लीड्स टू इनर पीस एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन। इससे एक तो आपको आंतरिक शांति मिलती है और आत्म संतुष्टि मिलती है। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन और इनर पीस किससे आता है? हार्मनी विद सेल्फ से आता है। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू लिव विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी। और ये व्यक्ति को आत्मविश्वास और स्पष्टता से जीवन जीने में सहायता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्मनी इन सोसाइटी? समाज में सामंजस्य क्या होता है? तो हार्मनी इन सोसाइटी रेफर्स टू द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन अमंग द इंडिविजुअल। समाज के साथ सामंजस्य का अर्थ लोगों के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से और सहयोग की भावना के साथ में जीने से होता है। तो आप समाज में लोगों के साथ अगर शांतिपूर्ण तरीके से और सहयोग की भावना के साथ व्यवहार करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हार्मनी इन सोसाइटी, यानी समाज के साथ सामंजस्य कहते हैं। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये आपसी सम्मान और एक दूसरे की समझ पे निर्भर करता है। तो एक दूसरे को अगर आप सम्मान देते हैं, समाज में एक दूसरे को अगर आप समझते हैं, उसी पर हमारी हार्मनी इन सोसाइटी बेस्ड होती है। सोशल हार्मनी एंश्योर्स स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। सामाजिक सामंजस्य होता है वो समाज की स्थिरता और प्रगति को सुनिश्चित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्मनी विथ नेचर? प्रकृति के साथ सामंजस्य क्या होता है? तो हार्मनी विथ नेचर मींस लिविंग इन बैलेंस विथ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। प्रकृति के साथ सामंजस्य का अर्थ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के साथ संतुलित जीवन जीने से है। ठीक है, तो प्रकृति के साथ अगर आप एक बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हो, ठीक है, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण और नेचुरल प्राकृतिक संसाधनों के साथ में अगर आप बैलेंस बनाते हुए अपने जीवन को जी रहे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हार्मनी विथ नेचर, यानी प्रकृति के साथ सामंजस्य कहते हैं। इट प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज। और ये किस चीज को बढ़ावा देता है कि जो भी प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं वो इस तरीके से हम यूज करें कि वो सतत बने रहें, यानी आने वाली पीढ़ियों को भी वो उपलब्ध रहें। इस तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों का यूज करें। ये चीज कौन सिखाता है? नेचर इन हार्मनी। ठीक है, अब आगे है, दिस अप्रोच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर आप हार्मनी विथ नेचर रहेंगे तो इससे पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में बड़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट है, हाउ डू वैल्यूज इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर? मूल्य मानव के व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित करते हैं? वैल्यू शेप एटीट्यूड्स, डिसीजन एंड एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल। तो किसी भी व्यक्ति के चाहे कार्य की बात कर लें, चाहे उसके निर्णयों की बात कर लें, चाहे उसके दृष्टिकोण की बात कर लें, इनको प्रभावित करते हैं कौन? हमारे मूल्य। तो मूल्य किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसके निर्णय और उसके कार्यों को प्रभावित करते हैं। दे हेल्प इन चूजिंग द राइट कंडक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। और ये हमारे मूल्य ही होते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में हमारे सही आचरण को चुनने में मदद करते हैं। यानी विभिन्न परिस्थितियों में हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए और कौन सा आचरण सही होगा, इसको प्रभावित करते हैं हमारे मूल्य। ठीक है, वैल्यूज ऑल्सो बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सोसाइटी। और ये मूल्य ही होते हैं जो समाज में विश्वास और जिम्मेदारी की भावनाओं को डेवलप करते हैं, उनको विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन? मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज टू डेवलप द रिस्पॉन्सिबल एंड द एथिकल इंडिविजुअल्स। जो मूल्य शिक्षा होती है उसका मुख्य उद्देश्य जिम्मेदार और नैतिक व्यक्तियों का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस वैल्यू एजुकेशन का, कि रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार और एथिकल यानी नैतिक रूप से मजबूत
व्यक्तियों का निर्माण करना ही वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य होता है। इट एम्स एट क्रिएटिंग द बैलेंस्ड पर्सनैलिटी एंड सोशल हार्मनी। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो संतुलित व्यक्तित्व और सामाजिक सामंजस्य का स्थापित करना होता है। तो एक संतुलित व्यक्तित्व हो और एक सामाजिक सामंजस्य स्थापित हो, वो क्या होता है, लक्ष्य होता है इस वैल्यू एजुकेशन का। इट ऑल्सो एनकरेजेस रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड नेचर। और ये मनुष्य के प्रति सम्मान और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करने का काम भी करती है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे यूनिट 1 में से। अब देख लेते हैं कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे यहाँ एक्सपेक्टेड हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल में मैंने इसका पूरा आंसर आपको बना के दे दिया है, पॉइंट्स दे दिए हैं, सब पॉइंट्स दे दिए हैं। क्या-क्या मैटर आपको इसके अंदर लिख कर के आना है, उन सबको मैंने बुलेट पॉइंट्स में दे दिया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इन्हीं चीज़ों को एक्सटेंड करते हुए समझ करके आगे लिख करके आना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ द वैल्यूज विद स्पेशल रेफरेंस टू द पर्सनल, सोशल, मोरल एंड द स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। पर्सनल वैल्यूज को लेकर, सोशल वैल्यूज को लेकर, मॉरल या स्पिरिचुअल वैल्यूज को लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो डिटेल में यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ हार्मनी विद सेल्फ, सोसाइटी एंड नेचर इन वैल्यू एजुकेशन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर्स में आने की पूरी-पूरी संभावना है। ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। अब चलते हैं यूनिट सेकंड में, और यूनिट सेकंड से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज? या मानवीय मूल्य क्या होते हैं? तो ह्यूमन वैल्यूज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट शेप ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप इन सोसाइटी। जो मानवीय मूल्य हैं वो ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जो मानवीय व्यवहार को, ठीक है, मनुष्य का समाज के अंदर किस तरीके का व्यवहार होगा और किस तरीके के उसके दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध होंगे, उनको निर्धारित या दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, ठीक है? तो ह्यूमन वैल्यूज वे मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं जो मानव के व्यवहार और सामाजिक संबंधों को दिशा देने का काम करते हैं। दे हेल्प इंडिविजुअल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग एक्शन। और ये मानवीय मूल्य ही होते हैं जो किसी भी व्यक्ति की बड़ी मदद करते हैं कि वो सही और गलत के बीच में अंतर जान पाए। ह्यूमन वैल्यूज प्रमोट हार्मनी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल लिविंग। और ये मानव मूल्य ही होते हैं जो समाज के अंदर सामंजस्य, समाज के अंदर सम्मान और समाज के अंदर जिम्मेदारीपूर्ण जीवन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एथिक्स। एथिक्स यानी नैतिकता क्या होती है? तो एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट एंड डिसीजन मेकिंग। नैतिकता वे नैतिक सिद्धांत हो गए जो मानव के आचरण और मानव के निर्णयों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू एक्ट इन ए फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। और ये एथिक्स ही होते हैं जो व्यक्ति को न्यायपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं, इसको इसके लिए व्यक्ति को इंस्पायर करते हैं। एथिक्स एंश्योर डिसिप्लिन एंड मोरल ऑर्डर इन सोसाइटी। और नैतिकता, ये एथिक्स ही होते हैं जो समाज के अंदर एक तो नैतिकता बनाए रखते हैं, नैतिक व्यवस्था बनाए रखते हैं और अनुशासन बनाए रखते हैं, ठीक है? तो ये जो नैतिकता होती है, जो एथिक्स होते हैं, समाज के अंदर अनुशासन और एक नैतिक व्यवस्था बनाए रखने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स? मानव मूल्य और नैतिकता के बीच में क्या संबंध है? तो ह्यूमन वैल्यूज फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द एथिकल बिहेवियर इन सोसाइटी। मानव मूल्यों की अगर हम बात करें तो नैतिक आचरण को आदान प्रदान करती है, ठीक है? तो मानव मूल्यों की अगर हम बात करें तो किसी भी समाज के अंदर जो नैतिकतापूर्ण व्यवहार है उसके आधार किसको माना जाता है? मानव मूल्यों को माना जाता है। एथिक्स प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल गाइडेंस फॉर अप्लाइंग दीज वैल्यूज इन रियल लाइफ सिचुएशन। और नैतिकता इन मूल्यों को व्यवहार में लागू करने के नियम देती है, ठीक है? तो ह्यूमन वैल्यूज का मतलब तो क्या हो गया? समाज के अंदर जो आप नैतिकतापूर्ण व्यवहार करेंगे उसके आधार किसको माना जाता है? मानवीय मूल्यों को माना जाता है। और नैतिकता क्या करती है कि ये जो आपके व्यवहार है, ये जो वैल्यूज है, ह्यूमन वैल्यूज को, इसको वास्तविक जीवन के अंदर आप किस तरीके से लागू करेंगे, किस तरीके से अपनाएंगे, इसका मार्गदर्शन कौन करते हैं? आपके एथिक्स करते हैं। टुगेदर दे एंश्योर मोरल एंड सोशली एक्सेप्टेबल कंडक्ट। और ये दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तो समाज में उचित और स्वीकृत जो आचरण है उस चीज की सुनिश्चितता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज? सार्वभौमिक मानव मूल्य क्या होते हैं? तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज आर द वैल्यूज एक्सेप्टेड बाय ऑल ह्यूमंस बीइंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द कल्चर एंड रिलीजन। सार्वभौमिक
यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज यानी सार्वभौमिक मानव मूल्य जो होते हैं, एक्सेप्टेड बाय ऑल ह्यूमंस इरेस्पेक्ट ऑफ द कल्चर एंड द रिलीजन। चाहे किसी भी संस्कृति या किसी भी धर्म की बात करें, ऐसे मूल्य जो सभी मनुष्यों के द्वारा स्वीकार्य किए जाते हैं, उन्हीं को हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं। तो कल्चर का फर्क नहीं पड़ता, धर्म का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मानवीय मूल्य जिनको सभी मनुष्यों के द्वारा स्वीकार किया जाता है और वो इसको अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं, उसी को हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं। इसके अंदर ट्रूथ हो गया, पीस हो गया, लव हो गया, नॉन वायलेंस हो गया। तो आप किसी भी संस्कृति में चले जाओ, किसी भी रिलीजन में चले जाओ, सब में ट्रूथ को वैल्यू दी गई है, पीस को वैल्यू दी गई है, लव को वैल्यू दी गई है और अहिंसा को वैल्यू दी गई है। तो ये क्या हो गया? सार्वभौमिक मानव मूल्य हो गए। दीज वैल्यूज प्रमोट ग्लोबल हार्मनी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ही होती है जो आपसी समझ और सामंजस्य को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स? व्यावसायिक नैतिकता क्या होती है? तो प्रोफेशनल एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल्स फॉलोड इन पर्सनल लाइफ एंड वर्क प्लेस बिहेवियर। व्यावसायिक नैतिकता कार्यस्थल और पेशेवर जीवन में अपनाए जाने वाले नैतिक सिद्धांतों को दर्शाती है। तो आप किसी कार्य क्षेत्र में हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं और उस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप जिन नैतिक नियमों को अपना रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस इन वर्क। ठीक है, अब इसके अंदर क्या-क्या शामिल हो गए? आप जब भी काम कर रहे हैं तो अपने काम को ईमानदारी से करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी से करें, फेयरनेस यानी बिल्कुल निष्पक्षता के साथ करें, तो वो क्या हो गया? आपकी प्रोफेशनल एथिक्स हो जाते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर आपकी ईमानदारी शामिल हो गई, ज़िम्मेदारी से काम करना शामिल हो गया और निष्पक्ष रूप से काम करना शामिल हो गया। प्रोफेशनल एथिक्स बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द इंस्टीट्यूशन। और अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपसे ट्रस्ट जागता है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ता है और आपका संस्था भी आपके प्रति विश्वास जाहिर करती है। तो प्रोफेशनल एथिक्स अपनाने से व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच में एक विश्वास का जो बॉन्डिंग है वो कहीं न कहीं एस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? नैतिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स बीइंग अकाउंटेबल फॉर वन्स एक्शंस एंड डिसीजन। नैतिक जिम्मेदारी का अर्थ ये हो गया कि अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति उत्तरदायी होना। यानी आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, आप अगर कोई निर्णय ले रहे हो और आप अपने निर्णय और अपने कार्यों के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी, नैतिक जिम्मेदारी मानी जाएगी। इट एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एथिकल प्रिंसिपल्स। और ये जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यही किसी भी व्यक्ति को एक नैतिकतापूर्ण या नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेंथन्स सोशल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। और आप नैतिकतापूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं या नैतिक जिम्मेदारी से अपने व्यवहार को करते हैं, तो एक तो आपका जो सामाजिक ट्रस्ट है, सोशल ट्रस्ट है, यानी समाज में विश्वास है, वो मजबूत होता है और एक समाज में आपसी सहयोग जो है आपका, वो भी मजबूत होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटीग्रिटी? ये सत्यनिष्ठा या घनिष्ठता क्या होती है? तो इंटीग्रिटी मीन्स द कंसिस्टेंसी बिटवीन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस बेस्ड ऑन द मोरल प्रिंसिपल्स। सत्यनिष्ठा का अर्थ है विचार, सत्यनिष्ठा का अर्थ आपके विचार, आपके वचन और आपके कार्य में एक रूपता होनी। यानी आप जो विचार आपके अंदर है, जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं और जो एक्शन आप कर रहे हैं, उनके अंदर आपकी कंसिस्टेंसी, एक रूपता होनी चाहिए, जो किसके ऊपर बेस्ड होती है? जो नैतिक सिद्धांतों पर बेस्ड होती है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑनेस्टी एंड स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर। ये ईमानदारी और मजबूत चरित्र को दर्शाती है। इंटीग्रिटी हेल्प्स इन गेनिंग द रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन सोसाइटी। और सत्यनिष्ठा से समाज में सम्मान और विश्वास प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एथिकल डिसीजन मेकिंग? ये नैतिक निर्णय क्या होता है? तो एथिकल डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एक्शंस बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज एंड फेयरनेस। जब आप नैतिकता और निष्पक्षता के आधार पर निर्णय लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एथिकल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो जब आप अपना कोई भी कार्य करते हैं, वो नैतिक मूल्यों और निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए करते हैं, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम नैतिक निर्णय कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द डिसीजन ऑन अदर्स। और इसके अंदर क्या शामिल होता है कि आप कोई भी निर्णय लेते हैं, तो आप ये देखते हैं कि मेरे लिए गए निर्णय का किसी दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द जस्टिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये न्याय और जिम्मेदारी को बनाए रखने में सहायक
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सामाजिक दायित्व या सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इट्स वेलफेयर। तो समाज और समाज के कल्याण के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी होती है और उसी जिम्मेदारी को सामाजिक दायित्व या सामाजिक जिम्मेदारी कही जाती है। तो समाज के कल्याण और समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति की वो जिम्मेदारी जो उसे निभानी चाहिए, वही क्या कहलाती है? सामाजिक उत्तरदायित्व कहलाती है। इट एनकरेजेस कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर अदर्स। इसमें दूसरों व्यक्तियों के प्रति सहयोग और संवेदनशीलता जो होती है, उसमें कहीं न कहीं अहम भावना उसकी छुपी हुई होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट्स कलेक्टिव डेवलपमेंट एंड हार्मनी। और ये सामाजिक जिम्मेदारी ही होती है जो सामूहिक विकास और हार्मनी यानी सामंजस्यता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ऑनेस्टी एज ह्यूमन वैल्यू? मानव मूल्य के रूप में ईमानदारी क्या होती है? ठीक है, तो ऑनेस्टी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल एंड सिंसियर इन एक्शंस एंड बिहेवियर। जब आप अपने कार्यों में और अपने व्यवहार में सच्चाई रखते हैं, ठीक है, सिंसियरिटी के साथ में आप सच्चाई रखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ईमानदारी कहते हैं। तो ईमानदारी सत्य बोलने और व्यवहार में सच्चाई रखने के गुण का नाम होता है। इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिलेशनशिप। और ये ईमानदारी ही होती है जो आपसी विश्वास और रिश्तों में पारदर्शिता को बढ़ाती है। ऑनेस्टी इज कंसिडर्ड ए फंडामेंटल ह्यूमन वैल्यू इन एथिकल लाइफ। और ईमानदारी आपके नैतिक जीवन में कहा जाए तो फंडामेंटल यानी आधारभूत मानवीय मूल्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिस्पेक्ट एज ए ह्यूमन वैल्यू? मानव मूल्य के रूप में सम्मान क्या होता है? तो रेस्पेक्ट मीन्स रीऑर्गेनाइजिंग द डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ अदर्स। ठीक है, तो रिस्पेक्ट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द डिग्निटी एंड द राइट्स ऑफ अदर्स। दूसरों के भी अपने अधिकार होते हैं, दूसरों का भी अपना सम्मान होता है। इसी चीज को पहचानना और इसी चीज का सम्मान करना ही मानवीय मूल्य होता है। तो दूसरों की गरिमा और दूसरों के अधिकार करने को स्वीकार करना जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानवीय मूल्य कहते हैं। इट प्रमोट्स टॉलरेंस एंड पीसफुल रिलेशनशिप। यह सहिष्णुता और शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है। रेस्पेक्ट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हार्मनी इन द सोसाइटी। और समाज में अगर आपको सामंजस्य बनाए रखना है, हार्मनी बनाए रखनी है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट यानी सम्मान बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कंपैशन? करुणा क्या होती है? तो कंपैशन इज द फीलिंग ऑफ एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स। जब दूसरों के दुख के प्रति आप सहानुभूति रखते हैं, संवेदना रख रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कंपैशन कहते हैं। तो दूसरों के प्रति दूसरों के दुख को प्रति, दूसरों की पीड़ाओं के प्रति अगर हम सहानुभूति रखते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त रखते हैं, तो उसी भावना को क्या कहा जाता है? कंपैशन यानी करुणा कहा जाता है। इट मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू हेल्प एंड सपोर्ट पीपल इन नीड। और यह व्यक्ति को जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो कंपैशन क्या करता है? दूसरे लोग, ऐसे लोग जो जरूरतमंद हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए आपको कंपैशन प्रेरित करता है। तो कंपैशन स्ट्रेंथन्स ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोशल यूनिटी। और ये करुणा ही होती है जो मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक एकता को स्ट्रेंथन यानी मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फेयरनेस इन एथिक्स? नैतिकता में निष्पक्षता क्या होती है? तो फेयरनेस रेफर्स टू ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली एंड जस्टली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। निष्पक्षता का मतलब क्या होता गया कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता और न्यायपूर्ण व्यवहार करना बिना किसी भेदभाव के। तो बिना किसी भेदभाव के साथ व्यक्तियों के साथ में अगर समानता और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? निष्पक्षता कहते हैं। इट एंश्योर्स जस्टिस एंड इक्वेलिटी इन सोशल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यह सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में न्याय और समानता को सुनिश्चित करती है। फेयरनेस प्रमोट्स ट्रस्ट एंड सोशल स्टेबिलिटी। और निष्पक्षता ही आपके समाज में विश्वास और स्थिरता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, व्हाई आर ह्यूमन वैल्यूज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? विद्यार्थियों के लिए मानव मूल्यों का महत्व क्या है? तो ह्यूमन वैल्यूज हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप गुड कैरेक्टर एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मानव मूल्य व्यक्तियों के अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं और उनके व्यवहार को जिम्मेदार पूर्ण बनाते हैं। तो विद्यार्थियों में अच्छे चरित्र और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार का विकास कौन करता है? आपकी ह्यूमन वैल्यूज करते हैं। दे इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एंड सोशल रिलेशनशिप। और ये जो मानव मूल्य होते हैं, इन्हीं से हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसके अंदर सुधार होता है और हमारे सामाजिक जो रिश्ते हैं, उनमें भी सुधार होता है। तो हमारे सामाजिक रिश्ते बेहतर होते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया भी बेहतर होती है इन्हीं मानवीय मूल्यों से। ह्यूमन वैल्यूज प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एथिकल एंड सक्सेसफुल लाइफ। और मानव मूल्य ही होते हैं जो विद्यार्थियों को नैतिक और सफल जीवन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब देख लेते हैं यहाँ से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज।
इन ह्यूमन लाइफ, ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनका मानवीय जीवन में क्या महत्व है, इनकी क्या प्रकृति है और ह्यूमन वैल्यूज़ का अर्थ क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटेल में इसके आंसर को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, बुलेट पॉइंट्स में मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन लाने पर इन्हीं चीज़ों को एक्सटेंड करते हुए एग्जाम में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ से इस यूनिट से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एथिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स रोल्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ये एथिक्स क्या होते हैं और आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एथिक्स एंड एक्सप्लेनिंग इट्स रोल इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। दोबारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है, तो ये भी आपके लिए जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक्स जो है नीचे यहाँ पे डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे। जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है वो है, एक्सप्लेन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड डिस्कस देयर रेलेवेंस इन द प्रेजेंट सोसाइटी। जो यूनिवर्सल वैल्यू ह्यूमन वैल्यूज है उनके ऊपर विचार विमर्श आपको करना है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो आपके सेकंड यूनिट से इंपॉर्टेंट बनते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट से हमारे लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन्ड बाय सेल्फ? ये आत्म क्या होता है? सेल्फ से आपका क्या अभिप्राय है? तो द सेल्फ रेफर्स टू द इनर कॉन्शियसनेस ऑफ ए पर्सन व्हिच गाइड्स थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। तो जो आत्म होता है, जो सेल्फ होता है, उसका मतलब व्यक्ति की इनर कॉन्शियसनेस, व्यक्ति की आंतरिक चेतना है। और ये आंतरिक चेतना ही हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और हमारे कार्यों को क्या करती है? दिशा देती है, ठीक है? तो हमारे व्यवहार को, हमारे भावनाओं को, हमारे कार्यों को दिशा देने वाली हमारी आंतरिक चेतना को ही हम क्या कहते हैं? सेल्फ कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अवेयरनेस ऑफ वन्स एक्जिस्टेंस एंड इनर पोटेंशियल। यह व्यक्ति को उसके अस्तित्व और आंतरिक क्षमता की जागरूकता को दर्शाती है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ हेल्प्स इन अचीविंग बैलेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। आत्म की समझ व्यक्ति को संतुलित विकास में सहायक होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडेंटिटी? ये पहचान क्या होती है? तो आइडेंटिटी रेफर्स टू द रिकॉग्निशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनल बिलीफ। तो पहचान से आशय समाज में संस्कृति और व्यक्तिगत मान्यताओं के संदर्भ में व्यक्ति की पहचान होती है, ठीक है। तो हम आइडेंटिटी, पहचान को क्या कहेंगे? किसी भी व्यक्ति का समाज के साथ में, संस्कृति के साथ में और व्यक्तिगत विश्वास के साथ में क्या संबंध है, उसके क्या मान्यताएं हैं, उन्हीं को हम उसकी पहचान कहते हैं। इट शेप्स हाउ ए पर्सन परसीव्स वनसेल्फ एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स। ये पहचान ही है जो आपको ये बताती है, ये निर्धारित करती है, ये व्यक्ति किस तरीके से तो स्वयं को देखता है और किस तरीके से वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी दूसरों के साथ किस तरीके के उसके रिलेशंस होते हैं। ए क्लियर आइडेंटिटी हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। और अगर आपकी पहचान बिल्कुल स्पष्ट है तो आपके अंदर आत्मविश्वास कूट-कूट के भरा हुआ होगा और जीवन आपका कैसा होगा? स्थिरता होगा। तो स्पष्ट पहचान आपके जीवन में आत्मविश्वास और स्थिरता लेकर के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व क्या होता है? तो पर्सनैलिटी रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो किसी भी व्यक्ति के, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे भावनात्मक हो, इन सभी विशेषताओं का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो संगठन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। तो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक गुणों का समन्वय जो होता है, वही क्या कहलाता है? आपका पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व कहलाता है। इट रिफ्लेक्ट्स कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। और ये पर्सनैलिटी ही होता है जो व्यक्ति के विचार और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। तो व्यक्ति का विचार क्या है और व्यक्ति के जो व्यवहार है, बिहेवियर है, वो कैसा है, वो आपको किसी की भी पर्सनैलिटी से मालूम पड़ेगा। तो पर्सनैलिटी से आप किसी भी व्यक्ति के विचार किस तरीके से हैं और किसी व्यक्ति का बिहेवियर किस तरीके से है, इसका पता लगा सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलप्स थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल ट्रेट्स एंड एनवायरनमेंट। और व्यक्तित्व का विकास जो होता है ना, व्यक्ति का विकास जो होता है वो व्यक्ति और वातावरण के आपसी प्रभाव से होता है, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, व्यक्ति और एनवायरनमेंट के बीच में जो आपसी इंटरेक्शंस होता है, उसी से आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी? समेकित व्यक्तित्व क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी रेफर्स टू द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, माइंड एंड इमोशंस इन एन इंडिविजुअल। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर शरीर, मन और भावनाओं का संतुलित विकास होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति में जब शरीर, उसका मन और उसकी भावनाओं का एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट होता है, सामंजस्य डेवलपमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी कहते हैं। इट एंश्योर्स बैलेंस बिटवीन थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस। ये क्या करती है? आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों में
संतुलित जो चीज़ होती है या संतुलन जो होता है उसको सुनिश्चित करती है। तो विचार, भावना और व्यवहार के बीच में संतुलन किसके कारण से होता है? इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी से होता है। सच पर्सनैलिटी लीड्स टू स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल वेल-बीइंग। और इस तरीके से जो ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसके अंदर ये सभी चीज़ें समन्वित होती है, वो क्या करता है? स्थिरता और आपका जो ओवरऑल वेल-बीइंग है, जो समग्र आपका कल्याण है, समग्र विकास है, उसको प्रमोट करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ 3 गुणास ऑफ सांख्य फिलॉसफी। जो सांख्य दर्शन है उसके अंदर 3 गुणों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन आपको क्या कहता है कि ह्यूमन नेचर कंसिस्ट ऑफ द 3 गुणा। मानव का जो नेचर है, मानव की जो प्रकृति है, मानव का जो स्वभाव है, वो 3 गुणों से मिलकर के बना हुआ है। कौन-सा है? सत्व, रजस और तमस। 3 गुण कौन से हैं? पहला है सत्व, दूसरा है रजस और तीसरा है तमस। इन 3 से मिलकर के मनुष्य का क्या बना है? स्वभाव बना है। These qualities influence behavior, thinking and personality development। और यही गुण, जो ये 3 गुण बताए हैं ना सांख्य दर्शन में, यही गुण आपके व्यवहार को, आपके सोचने की शक्ति को और आपके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। बैलेंस अमंग दीज गुणास लीड टू हार्मनी एंड मेंटल क्लैरिटी। और इन 3 गुणों के बीच में संतुलन होने से आपको एक तो क्या मिलेगी? मेंटल क्लैरिटी यानी मानसिक स्पष्टता, मानसिक शांति मिलेगी और सामंजस्यता, जीवन के अंदर आपके सामंजस्यता आएगी। ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज सत्व गुण? ये सत्व गुण क्या होता है? ठीक है, तो सत्व गुण रिप्रेजेंट द प्योरिटी, नॉलेज एंड हार्मनी इन ह्यूमन नेचर। जो सत्व गुण है वो शुद्धता, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। तो जो सत्व गुण है उसको शुद्धता, प्योरिटी, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। तो मानव नेचर के अंदर, मानव स्वभाव के अंदर संतुलन, मानव स्वभाव के अंदर ज्ञान और मानव संबंध के अंदर शुद्धता का प्रतीक है कौन? सत्व गुण। इट प्रमोट्स क्लैरिटी ऑफ माइंड, पीस एंड एथिकल बिहेवियर। जो सत्व गुण होता है वो मन की स्पष्टता, शांति को और नैतिक आचरण को बढ़ावा देता है। डोमिनेंस ऑफ सत्व लीड्स टू द बैलेंस्ड एंड द पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और ये सत्व की प्रधानता जो होती है वो सकारात्मक और संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज रजस गुण? ठीक है, ये रज गुण क्या होता है? तो रज गुण रिप्रेजेंट द एक्टिविटी, डिजायर एंड डायनेमिज्म इन ह्यूमन बिहेवियर। जो रजगुण होता है वो एक तो सक्रियता को दर्शाता है, एक डिजायर यानी इच्छा को दर्शाता है और एक ये डायनामिज्म यानी गतिशीलता का परिचायक होता है। तो जो रजगुण होता है वो एक तो किस चीज का प्रतीक? एक्टिविटी, आपकी सक्रियता का, आपकी इच्छा का और एक गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। किसको? रजस गुणों पे। तो मानवीय व्यवहार के अंदर उस सक्रियता, उसकी इच्छा और गतिशीलता के प्रतीक के रूप में हम किसको देखते हैं? रजगुण को देखते हैं। इट मोटिवेट्स एक्शन, एम्बिशन एंड अचीवमेंट बट मे ऑल्सो कॉज रेस्टलेसनेस। अब ये जो रजगुण होता है ये व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति की उपलब्धि और व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और व्यक्ति की जो उपलब्धि होती है ना, उसके लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करता है। लेकिन कभी कभी ये जो रजगुण होता है वो आपको बेचैन भी कर सकता है। प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द रजस हेल्प्स इन प्रोडक्टिव एंड द गोल ओरिएंटेड कंट्रोल। और रज पे अगर आपका कंट्रोल है, रज पे अगर आपका नियंत्रण है, तो इससे क्या होता है? हेल्प्स इन प्रोडक्टिव, आपकी उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है और आप एक लक्ष्य केंद्रित जीवन को जीते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज तमस गुण? ये तमस गुण क्या होता है? तो तमस गुण रिप्रेजेंट द इनर्शिया, इग्नोरेंस एंड इनएक्टिविटी इन ह्यूमन नेचर। तमस गुण जड़ता, अज्ञानता और निष्क्रियता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो जड़ता, अज्ञानता और निष्क्रियता के प्रतीक के रूप में आप किसको जानते हो? तमस को जानते हो। एक्सेस ऑफ द तमस लीड्स टू द लेजीनेस एंड कंफ्यूजन। अगर आप में तमस कूट कूट के भरा हुआ है, तम गुण की अपने पदार्थ है, तो आप बड़े ही आलसी होंगे और आपका जीवन बड़े ही संशय भरा हुआ होगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ द तमस इज नेसेसरी फॉर पर्सनल एंड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और अगर आपको स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करना है या आपको आपने आध्यात्मिक विकास आपको करना है, तो आपको इस तमस गुण को क्या करना पड़ेगा? कम करना ही पड़ेगा, इसको नियंत्रित करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द अंतःकरण इन योगा फिलॉसफी। योग दर्शन में अंतःकरण क्या होता है? तो अंतःकरण रेफर्स टू द इनर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द माइंड सच एज द मनस, बुद्धि, चित्त एंड अहंकारा। ठीक है, अब देखो अंतःकरण का आशय क्या हो गया? अंतःकरण का आशय ये हो गया कि एक तो आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त और आपका
अहंकार, ठीक है? तो अंतःकरण से आशय मन की बुद्धि अंतःकरण से आशय आपके इनर इंस्ट्रूमेंट, आपके जो आंतरिक तत्व हैं उनसे है, और इन आंतरिक तत्वों में आपका मन शामिल है, आपकी बुद्धि शामिल है, आपका चित्त शामिल है और अहंकार शामिल है। दे कंट्रोल, क्योंकि ये चारों जो चीज़ें हैं, सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग ये क्या कहती है, योगा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये चारों चीज़ें क्या कहती है कि ये चारों चीज़ें आपकी थिंकिंग को नियंत्रित करती है, आपकी निर्णय जो लेने की क्षमता है उसको नियंत्रित करती है, और आपका भावनात्मक रूप से जो जवाब आप देते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम भी ये करती है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग देम लीड्स टू द मेंटल हार्मनी, और इसीलिए कहा जाता है कि जो अंतःकरण है, इसके सभी आंतरिक तत्वों के बीच में यदि सही सामंजस्य होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, तो उससे आपको क्या मिलेगा? मानसिक शांति प्राप्त होगी, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज पंचकोश थ्योरी? ये पंचकोश की थ्योरी क्या होती है? तो पंचकोश थ्योरी एक्सप्लेन्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस थ्रू 5 सीट्स, नेमली फिजिकल, वाइटल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड ब्लिसफुल। ठीक है? तो पंचकोश का सिद्धांत ये कहता है कि जो मानव का अस्तित्व है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, वो 5 आवरणों से बना हुआ है। ठीक है? तो पंचकोश ये कहता है कि जो मानव है वो 5 लेयर्स से बना हुआ है, यानी मानव के अंदर जो है 5 आवरण मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है? इसमें एक आवरण हो गया आपका फिजिकल, भौतिक जिसे आप कहते हो, दूसरा हो गया वाइटल, तीसरा हो गया मानसिक, चौथा हो गया इंटेलेक्चुअल और पाँचवां हो गया ब्लिसफुल, ठीक है? तो इस प्रकार से 5 लेयर जो होती है, उनके माध्यम से हमारा पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है, जिन्हें हम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश कहते हैं। तो इन सब से मिलकर के हमारा आवरण बना हुआ होता है। अब ये चेतना के क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। अब ठीक है, धीरे-धीरे हम बाहर से भीतर की ओर जब अंतर्मन में जाते हैं ना, फिजिकल बॉडी से हम मूव करते हुए हमारे मन की गहराई में जाते हैं, शून्य की तरफ जाते हैं ना, तो हमें इन 5 लेयर से होकर के गुजरना पड़ता है। इनकी समझ समग्र कल्याण में सहायक होती है, और आप अगर इनको समझ लेते हो तभी आप ये कह सकते हैं कि आपका होलिस्टिक वेल डेवलपमेंट होगा, आपका संपूर्ण समग्र विकास हो पाता है। ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज वेल बीइंग? कल्याण क्या होता है? तो वेल बीइंग रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस इन लाइफ। अगर आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेल बीइंग कहते हैं। तो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल बैलेंस अगर आपके जीवन के अंदर है, तो उसको हम क्या कह देंगे? कल्याण कहेंगे। इट इंक्लूड्स हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन एंड हेल्दी रिलेशनशिप। अब इस कल्याण में क्या-क्या चीज़ें शामिल है? आपके जीवन में खुशी जो है वो इस कल्याण में शामिल है, आपके जीवन में जो संतोष है वो इसमें शामिल है, और आपके दूसरों से रिश्ते अगर स्वस्थ हैं, स्वस्थ संबंध हैं, तो वो भी हमारे इसी कल्याण के अंतर्गत आते हैं। ट्रू वेल-बीइंग इज़ अचीव्ड थ्रू हार्मनी विदिन सेल्फ एंड सोसाइटी, और वास्तविक कल्याण जो है वो आत्म और समाज के बीच में सामंजस्य से प्राप्त होता है, यानी आपके और समाज के बीच में हार्मनी है, तो उसी से आपका वास्तविक कल्याण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलॉसफी? जो भारतीय दर्शन है उसके अनुसार सुख किसको माना गया है? तो इंडियन फिलॉसफी कंसीडर्स हैप्पीनेस एज इनर पीस रादर देन द मटेरियल प्लीजर। भारतीय दर्शन में सुख को बाहरी भोग नहीं माना जाता है, सुख को क्या माना गया है? इनर पीस, यानी आंतरिक शांति माना गया है। तो जो मटेरियल प्लीजर है वो उस चीज को सुख नहीं मानता है हमारा भारतीय दर्शन, बल्कि आपकी जो आंतरिक शांति है उसी को ही भारतीय दर्शन क्या मानता है? हैप्पीनेस मानता है। इट अराइजेस फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन एंड बैलेंस्ड लिविंग। और वास्तविक सुख जो होता है ये कहाँ से आता है? सेल्फ रियलाइजेशन। जब आपको आत्मबोध यानी स्वयं का ज्ञान आ जाता है और आपका जीवन जब संतुलित होता है, तभी आपके जीवन में खुशी आती है। तो यानी आपके जीवन में अगर संतुलन है और आपको आत्मबोध यदि है, तो अभी आपके जीवन में खुशी आ पाएगी। ट्रू हैप्पीनेस इज स्टेबल। जो सच्ची खुशी होती है ना, वो बिल्कुल स्थिर होती है, एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल कंडीशन। और बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो जाए, उन सब से दूर होती है सच्ची खुशी। यानी जो सच्ची खुशी होती है वो स्वतंत्र होती है, बाहरी परिस्थितियों का आपकी सच्ची खुशी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए सच्ची खुशी को स्टेबल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वेल बीइंग रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी? समेकित व्यक्तित्व और कल्याण का क्या संबंध होता है? तो इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी प्रमोट्स बैलेंस अमंग थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस व्हिच लीड टू द वेल बीइंग। समेकित व्यक्तित्व विचार, भावना और व्यवहार में संतुलन स्थापित करता है। यानी इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी क्या करता है? इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस, ठीक है? आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस में एक संतुलन को स्थापित करता है, और इस
संतुलन से क्या होता है, आप कल्याण की तरफ बढ़ते हैं, यानी आपका कल्याण होता है। इट रिड्यूसेस इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड इंक्रीजेस मेंटल पीस। और ये जो इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी होती है, ये आपके अंदर चलने वाले जितने भी द्वंद्व हैं, उनको कम करती है और आपकी मानसिक शांति को बढ़ावा देती है। सच हार्मनी हेल्प्स इंडिविजुअल लिविंग ए मीनिंगफुल एंड हैप्पी लाइफ। और ये ऐसा सामंजस्य आपके जीवन को एक सार्थक और सुखद जीवन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस। अब खुशी को प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को समझना क्यों आवश्यक हो जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ हेल्प्स इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइजिंग देयर स्ट्रेंथ, लिमिटेशंस एंड ट्रू नीड्स। आत्म की समझ व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, सीमाओं और वास्तविक आवश्यकताओं को पहचानने में मदद करती है। इट रिड्यूसेस कंफ्यूजन एंड प्रमोट्स इनर स्टेबिलिटी। इससे एक तो भ्रम कम होता है और आंतरिक स्थिरता बढ़ती है। सेल्फ अवेयरनेस लीड्स टू लास्टिंग हैप्पीनेस एंड पर्सनल फुलफिलमेंट्स। और ये आत्म जागरूकता ही होती है जो आपको स्थायी सुख और सेटिस्फेक्शन देती है। तो आपको लास्टिंग हैप्पीनेस यानी स्थायी सुख और आपके जीवन को फुलफिलमेंट यानी पूर्णता को प्रदान करने का काम कौन करती है, आपकी ये आत्म जागरूकता ही करती है। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारी इस थर्ड यूनिट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग सेल्फ आइडेंटिटी एंड पर्सनैलिटी, डिस्कस देयर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी। आत्म पहचान और व्यक्ति के प्राप्त पारस्परिक जो संबंध है उनको बताइए, तथा जो इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी यानी समेकित व्यक्तित्व होता है उसके विकास में ये किस तरीके से योगदान देते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया गया है, मीनिंग वाइज, टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज इसमें मैंने बना दिए हैं पॉइंट्स इसके। आपको इन्हीं चीज़ों को लिख करके आना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे कहूँगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट बनता है वो है सांख्य दर्शन को लेकर के, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पेपर में मिल सकता है। ये सांख्य दर्शन में जो 3 गुण बताए गए हैं ना, जिनको सांख्य फिलॉसफी यानी सांख्य दर्शन में 3 गुणों का जो 3 गुणों के बारे में जो बताया गया है, उनका आपकी समेकित जो पर्सनैलिटी होती है, समेकित जो व्यक्तित्व होता है, उसके विकास में कहाँ तक उनका योगदान होता है, उस चीज़ को स्पष्ट करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये तमस क्या होता है, रज क्या होता है, सत्व क्या होता है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है। हर गुण के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी क्या विशेषताएँ होती है और किस तरीके से हर गुण के साथ में हमें ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है वो है, explain the concept of Panchkosha in Upanishadic philosophy and discuss its relationship with the well-being and happiness। उपनिषद में वर्णित पंचकोश की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा कल्याण और सुख के संबंध में उनका विवेचन कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको यहाँ से पढ़ के ही जाने हैं। जो 5 लेयर्स बताई गई है पंचकोश में, वो कौन-कौन सी होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया ये अन्नमय कोश क्या होता है, प्राणमय कोश क्या होता है ना? मनोमय कोश क्या होता है, विज्ञानमय कोश क्या होता है और आनंदमय कोश क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ कर के जाननी है, यहाँ से डेफ़िनेटली एग्ज़ाम पेपर में आपको अपना क्वेश्चन मिलने वाला है। अब आगे चलते हैं यूनिट 4 में और देख लेते हैं यूनिट 4 से कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोफेशनल एथिक्स। ये व्यावहारिक एथिक्स या व्यावहारिक नैतिकता क्या होती है? तो व्यावहारिक नैतिकता क्या होती है? प्रोफेशनल एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड द बिहेवियर एंड द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन देयर प्रोफेशनल लाइफ। आपके कर्म क्षेत्र के अंदर आप जहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पर आपका व्यवहार क्या है, आपका आचरण क्या है, उसी की जो मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं, उन्हीं को हम प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं, ठीक है? तो व्यावसायिक नैतिकता से आशय उन नैतिक सिद्धांतों और मानकों से है जो व्यक्ति के पेशेवर व्यवहार को नियंत्रित करती है। यानी आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे आपका व्यवहार कैसा है, वहाँ पे आप किस तरीके से कंडक्ट आचरण को कर रहे हैं, उस आचरण को नियंत्रित करने वाले नैतिक जो सिद्धांत होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स कहते हैं। इट एंश्योर्स ऑनेस्टी, रिस्पांसिबिलिटी एंड फेयरनेस इन प्रोफेशनल एक्टिविटीज। और ये आपकी जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज है, जो आपकी व्यावसायिक गतिविधियां हैं, उनमें ईमानदारी, जवाबदेही और निष्पक्षता को एंश्योर यानी सुनिश्चित करती है। प्रोफेशनल एथिक्स हेल्प इन मेंटेनिंग ट्रस्ट बिटवीन द प्रोफेशनल एंड द सोसाइटी। और ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स ही होते हैं जो समाज और आपके जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, उसके बीच विश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन द स्कोप ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। प्रोफेशनल एथिक्स का क्षेत्र क्या है? द स्कोप ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इंक्लूड एथिकल डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइंट्स एंड सोसाइटी एंड मेंटेनिंग द प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। जो व्यावसायिक नैतिकता होती है, इसके अंदर क्या होता है? नैतिक रूप से आपके निर्णय लेने की
नैतिक रूप से निर्णय लेना, अपने समाज और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके प्रति जवाबदेही और प्रोफेशनल यानी जो जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं उस कार्य क्षेत्र पे घनिष्ठता, निष्ठा को बनाए रखना ही हम किसके अंतर्गत मानते हैं आपके प्रोफेशनल एथिक्स के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है? तो प्रोफेशनल एथिक्स में क्या-क्या इंक्लूड हो गया? एक तो आपका निर्णय लेना, जैसे मतलब आप निर्णय ये सोच कर के लेते हैं कि इस निर्णय का दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका ज़िम्मेदारीपूर्ण रवैया, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य के लिए आप ज़िम्मेदार पूर्ण रहते हुए कार्य कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स के प्रति और समाज के प्रति ज़िम्मेदार पूर्ण रह कर के कार्य कर रहे हैं और इसके साथ ही आप प्रोफेशनल इंटीग्रिटी यानी प्रोफेशनल घनिष्ठता को बनाए रखते हैं, प्रोफेशनल गरिमा को बनाए रखते हैं, तो इन सभी को क्या कहा जाता है? आपके प्रोफेशनल एथिक्स कहा जाता है। इट गाइड्स प्रोफेशनल्स इन डीलिंग विद द एथिकल डिलेमास, ठीक है? अब ये जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, वही आपको क्या करते हैं, जो एथिकल यानी नैतिक द्वंद्व जो आ जाते हैं, उनसे किस तरीके से निपटना है, उसकी आपको गाइड देने का काम, मार्गदर्शन देने का काम कौन करते हैं? यही प्रोफेशनल एथिक्स करते हैं। इट ऑल्सो प्रोमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंटी इन प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस और आपका जो व्यावसायिक व्यवहार है, जो प्रोफेशनल व्यवहार है, जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही और निष्पक्षता यानी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने का काम भी आपके प्रोफेशनल अ एथिक्स ही कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज़ ट्रस्टीशिप इन प्रोफेशनल एथिक्स? प्रोफेशनल वैल्यूज़ में ट्रस्टीशिप क्या है? तो ट्रस्टीशिप रेफर्स टू द आइडिया दैट द प्रोफेशनल शुड यूज़ देयर नॉलेज एंड रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ट्रस्टीशिप का अर्थ ये हो गया कि भैया आप प्रोफेशनल के रूप में अगर कार्य कर रहे हैं, तो अपना ज्ञान जितना भी आपका नॉलेज और जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन सब का यूज़ आप किसके लिए करोगे? इस सोसाइटी के वेलफेयर, समाज के कल्याण के लिए करोगे, ठीक है? तो एक ट्रस्टीशिप का मतलब एक पेशेवर व्यक्ति के द्वारा अपने ज्ञान और संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करना है जिससे कि समाज का कल्याण हो सके। इट एम्फेसाइजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन द पर्सनल ग्रेन। इसमें व्यक्तिगत लाभ की बजाय सामाजिक जिम्मेदारी जो है उसको अहम माना गया है। ट्रस्टीशिप प्रमोट्स एथिकल यूज ऑफ द पावर एंड द रिसोर्सेज इन प्रोफेशनल लाइफ। और यह जो ट्रस्टीशिप होती है ये क्या करती है? ट्रस्टीशिप ही है जो शक्ति और संसाधनों के नैतिक उपयोग को प्रमोट करती है, उन्हें बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है व्हाट इज इंक्लूसिवनेस इन प्रोफेशनल एथिक्स? जो व्यावसायिक है नैतिकता में समावेशिता क्या होती है? तो इंक्लूसिवनेस रेफर्स टू द ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, जेंडर, रिलीजन और द बैकग्राउंड, ठीक है? तो समावेशीपन से आप क्या कहते हैं, ठीक है? प्रोफेशनल एथिक्स में हम समावेशी चीजें उससे क्या समझते हैं? तो किसी भी व्यक्ति के साथ में चाहे वो कास्ट के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो या उसका कैसा बैकग्राउंड है उसके आधार पर अगर आप भेदभाव नहीं करते हैं और सभी इंडिविजुअल्स के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशनल एथिक्स में इंक्लूसिवनेस कहते हैं, ठीक है? तो समावेशिता क्या होती है? समावेशिता किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर या उसके बैकग्राउंड के आधार पर बिना किसी भेदभाव के साथ उसको इक्वली ट्रीट करने को ही हम क्या कहते हैं? समावेशिता कहते हैं। इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट, पार्टिसिपेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। अब इस समावेशिता से क्या होता है? एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे की भागीदारी और सभी को एक व्यावसायिक माहौल के अंदर बराबर के अवसर उपलब्ध कराना इसमें शामिल होता है, ठीक है? तो जब प्रोफेशनल एथिक्स आ जाएँगे और उनके अंदर इंक्लूसिवनेस को शामिल कर दिया जाएगा, तो एक-दूसरे के प्रति सम्मान वहाँ से आएगा, सभी व्यक्तियों की भागीदारी उस कार्य के अंदर बढ़ेगी और सभी को क्या मिलेगी? प्रोफेशनल एनवायरनमेंट यानी व्यावसायिक जो पेशा है, व्यावसायिक जो वातावरण है, उसके अंदर सभी को ग्रोथ की बराबर की अवसर मिलेंगे। इंक्लूसिवनेस स्ट्रेंथन्स हार्मनी एंड कोऑपरेशन इन वर्क प्लेस और ये इंक्लूसिवनेस ही होती है, जो आप जिस वर्क प्लेस, जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपके सहयोग और हार्मनी यानी सामंजस्यता को बढ़ाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी इन प्रोफेशनल लाइफ? जो व्यावसायिक जीवन होता है उसमें उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन द डिसीजन इन द प्रोफेशनल वर्क। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन में जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप उस किए गए कार्य के उस कार्य को जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उसके प्रति आप जो भी एक्शन कर रहे हैं, जो भी निर्णय कर रहे हैं और उसके लिए आप स्वयं को ज़िम्मेदार मानते हैं, उसी को जवाबदेही या ज़िम्मेदारी कहते हैं, ठीक है? तो कार्य क्षेत्र में अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों और निर्णयों की जवाबदेही को लेना ही आपकी ज़िम्मेदारी कहलाती है। इट एन्श्योर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन प्रोफेशनल रिलेशनशिप। इससे जो आपके पेशेवर रिलेशनशिप होते हैं, पेशेवर संबंध होते हैं, उनके अंदर एक तो पारदर्शिता आती है और दूसरा विश्वास जगता है, ठीक है? तो आपके
आपके जो प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं उसके अंदर पारदर्शिता और विश्वास को सुनिश्चित करने का काम भी यही अकाउंटेबिलिटी करती है। अकाउंटेबिलिटी एनकरेजेस एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और ये अकाउंटेबिलिटी ही होती है जो आपके नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार को प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन प्रोफेशनल एथिक्स? व्यावसायिक नैतिकता में पारदर्शिता क्या है? ट्रांसपेरेंसी रेफर्स टू द ओपननेस एंड ऑनेस्टी इन प्रोफेशनल डीलिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग। पारदर्शिता का अर्थ पेशेवर कार्यों और निर्णयों में खुलापन और ईमानदारी को रखना होता है। इट प्रिवेंट्स करप्शन एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ये भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार को रोकती है। ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी इन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, और पारदर्शिता संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल सिटीजनशिप? वैश्विक नागरिकता क्या होती है? तो ग्लोबल सिटीजनशिप रेफर्स टू द अवेयरनेस दैट इंडिविजुअल आर पार्ट ऑफ ए ग्लोबल कम्युनिटी विद शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वैश्विक नागरिकता का अर्थ यह है, यह समझ कि व्यक्ति का एक वैश्विक समुदाय के हिस्सा है। ठीक है, तो अवेयरनेस आपका ये जानना कि हर व्यक्ति जो है पार्ट ऑफ ग्लोबल कम्युनिटीज, एक विश्व समुदाय का हिस्सा है जिसके ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारी है, यानी हर व्यक्ति की एक अपनी जिम्मेदारी है और हर व्यक्ति एक विश्व समुदाय का हिस्सा है। इसी बात की समझ होना ही क्या कहलाती है? वैश्विक नागरिकता कहलाती है। इट प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। ये विविधता, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो आपका अपने आप को विश्व समुदाय का नागरिक मानना किस चीज को बढ़ावा देता है? विविधता को बढ़ावा देता है, मानवीय अधिकारों को बढ़ावा देता है, और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान की भावना को डेवलप करता है। ग्लोबल सिटीजनशिप एनकरेजेस कोऑपरेशन बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज, और ये वैश्विक नागरिकता ही होती है जो किस चीज को? बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है। तो वैश्विक नागरिकता ही जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो होता है ना, बाउंड्रीज के परे भी आप एक दूसरे का सहयोग करो, उस चीज को प्रमोट करने का काम भी ग्लोबल सिटीजनशिप करती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज ह्यूमन डिग्निटी? या मानव गरिमा क्या होती है? The human dignity refers to the inherent worth and the respect that every human being deserve. मानव गरिमा से आशय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के समाज और मूल्य से होता है। ठीक है, इनहेरेंट वर्थ एंड द रिस्पेक्ट दैट एवरीवन, हर व्यक्ति की अपना एक मूल्य होता है, अपना एक सम्मान होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डिग्निटी कहते हैं। यानी हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है जिसका वो डिजर्व करता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति के एक मूल्य होता है, हर व्यक्ति का एक सम्मान होता है जिसको वो डिजर्व करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन डिग्निटी कहते हैं। इट एम्फेसाइज इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ये समानता, न्याय और मानवाधिकारों के सम्मान पर बल देती है। ये समानता, न्याय और मानवाधिकारों के सम्मान पर बल देती है। प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी इज एसेंशियल फॉर ए जस्ट सोसाइटी, और अगर आपको एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना है तो इसमें आपको मानव गरिमा को सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो मानव गरिमा को सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? दक्षता आधारित शिक्षा क्या होती है? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन डेवलपिंग द प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। तो जो दक्षता आधारित शिक्षा का उद्देश्य व्यावहारिक कौशल, ज्ञान और क्षमताओं का विकास करना होता है। इट एम्फेसाइजेज लर्निंग आउटकम्स रादर देन द थियोरेटिकल नॉलेज अलोन। ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान को नहीं देते हम। ठीक है, इसका लक्ष्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान को प्रमोट नहीं होता है, बल्कि सीखने के जो परिणाम है, यानी आपने उस सीखा और उसका रिजल्ट क्या निकला, उस पर इसमें क्या किया जाता है? जोर दिया जाता है। दिस अप्रोच इंप्रूव्स एम्प्लॉयबिलिटी एंड एफिशिएंसी, और ऐसा करने से या इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को देने से रोजगार क्षमता और आपकी वर्क एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर कोर कॉम्पिटेंसीज? मुख्य दक्षताएं क्या होती है? तो कोर कॉम्पिटेंसीज आर द एसेंशियल स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन, टीम वर्क, ग्लोबल अचीवमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल एक्टिविटीज। ठीक है, तो आपकी प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस, जो व्यावसायिक प्रभावशीलता है, उसके लिए आपका कम्युनिकेशन बेहतर होना, आपका टीम वर्क यानी टीम में कार्य करने की बेहतर होना, और गोल अचीवमेंट, लक्ष्य को प्राप्त करने की जो अति आवश्यकपूर्ण दक्षता होती है, उसी को हम कोर कॉम्पिटेंसी कहते हैं। तो मुख्य दक्षता क्या हो गई? आपको अपनी प्रोफेशनल इफेक्टिवनेस यानी व्यावसायिक प्रभावशीलता के लिए जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की या लक्ष्यों को पा लेने की जो उपलब्धि होती है, समूह में काम करने की आपकी भावना और कम्युनिकेशन की जो स्किल होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोर कॉम्पिटेंसीज कहते हैं।
ठीक है? दे हेल्प इंडिविजुअल्स परफॉर्म एफिशिएंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। और ये जो कोर कंपिटेंसीज होती है वही किसी भी व्यक्ति को अलग-अलग परिस्थितियों में दक्षतापूर्ण अपने परिणाम देने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर आपके अंदर कोर कंपिटेंसीज है तो किसी भी प्रकार की परिस्थितियाँ होगी, आप उसके अंदर बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। कोर कंपिटेंसीज इम्प्रूव्स प्रोफेशनल परफॉर्मेंस एंड एडेप्टेबिलिटी। और ये कोर कंपिटेंसीज ही होती है जो क्या करती है, आपकी पेशेवर दक्षता को बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी इन प्रोफेशनल एथिक्स। जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जो व्यावसायिक नैतिकता है, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? तो अकाउंटेबिलिटी इन द प्रोफेशनल एथिक्स रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू जस्टिफाई देयर एक्शंस एंड डिसीजन इन द प्रोफेशनल रोल। व्यावसायिक नैतिकता जो होती है उसमें उत्तरदायित्वता यानी अकाउंटेबिलिटी से हमारा आशय क्या है कि व्यक्ति अपने कार्यों और निर्णयों के लिए जिम्मेदार हो और आवश्यकता पड़ने पर उनका उचित स्पष्टीकरण दे सके। ठीक है? तो व्यक्ति क्या होता है, जब अपने कार्यों के लिए व्यक्ति अपने कार्यों और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए जब स्वयं जिम्मेदार होता है और यदि आवश्यकता पड़े तो वो अपने आप को उसके स्पष्टीकरण दे पाए, इसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। ए प्रोफेशनल इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑनेस्टली एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर आउटकम। और एक पेशेवर व्यक्ति से ये अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा और परिणामों को जिम्मेदारी से स्वीकार करेगा। अकाउंटेबिलिटी promotes transparency, trust and ethical decision making within organizations and help maintain professional credibility। उत्तरदायित्व जो होता है वो संगठन के अंदर पारदर्शिता लेकर के आता है, विश्वास लेकर के आता है और नैतिक निर्णयों को वो कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। ठीक है? तथा इससे क्या बनी रहती है, हेल्प्स मेंटेन द प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी। इससे पेशेवर यानी प्रोफेशनल जो विश्वसनीयता है वो भी आपकी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्रोफेशनल लाइफ। जो व्यवसायिक जीवन होता है उसके अंदर पारदर्शिता का महत्व क्या है? तो ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपननेस एंड क्लैरिटी इन पर्सनल एक्शंस, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो आपका निर्णय लेने का जो प्रोसेस है, आपका कम्युनिकेशन जो है और आपके प्रोफेशनल जो भी कार्य हैं उनके अंदर बिल्कुल खुलापन है और बिल्कुल क्लैरिटी स्पष्टता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हो गया, आपके जो प्रोफेशनल एक्शंस, पेशेवर कार्य, आपका संवाद और आपका निर्णय लेने का जो प्रक्रिया है उसके अंदर बिल्कुल खुलापन और स्पष्टता है, तो उसी को हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड बिटवीन द प्रोफेशनल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड द सोसाइटी। इससे पेशेवर, संस्थाएं और समाज, इन तीनों के अंदर क्या होता है, आपसी विश्वास बढ़ता है। ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस रिड्यूस करप्शन। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो भ्रष्टाचार कम होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी कम होगी, अनएथिकल यानी अनैतिक व्यवहार भी नहीं होगा। इसीलिए निष्पक्षता को सुनिश्चित करता है और व्यावसायिक दक्षता से काम हो, इस चीज को भी सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी करता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। जो योग्यता आधारित शिक्षा है उससे आप क्या समझते हैं? तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज एन अप्रोच दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल एंड द पर्सनल सक्सेस। तो योग्यता आधारित जो शिक्षा होती है वो एक ऐसी शिक्षा पद्धति है जिसमें व्यावसायिक ज्ञान के साथ-साथ अब व्यावहारिक सीखने के परिणाम, प्रदर्शन और ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग को महत्व दिया जाता है। यानी अब क्या होता है, इसके अंदर डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, ऐसा नहीं कि आप केवल किताबी ज्ञान ही लेंगे, बल्कि आपको व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। आपका ज्ञान जो आपने किताबों में पढ़ा वो व्यावहारिक भी होना चाहिए और आपके प्रोफेशनल और पर्सनल सफलता के लिए इन ज्ञान का होना आपके लिए परम आवश्यक है। तो किताबी ज्ञान के साथ-साथ जब उस ज्ञान को आप व्यवहार के रूप में अपने जो एबिलिटीज़ है उसका व्यवहार के रूप में प्रयोग लेकर के आओगे, जो आपके व्यावसायिक और आपके व्यक्तिगत दो जीवन में सफलता के लिए ज़रूरी है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन कहते हैं। यानी ऐसा ज्ञान जो व्यक्तिगत सफलता और व्यावसायिक सफलता दिलाने के लिए परम आवश्यक है, उस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से सीखना, उन उपलब्धियों को व्यावहारिक रूप से प्राप्त करना, अपनी क्षमताओं का व्यावहारिक रूप से जो प्रयोग करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन कहते हैं। इट एम्फेसाइजिंग लर्निंग आउटकम्स। इसमें परिणाम क्या निकला आपके सीखने का, उस पे जोर दिया जाता है, परफॉर्मेंस पे जोर दिया जाता है एंड एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज रादर देन ओनली द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। सैद्धांतिक रूप से आपने किताबों में किन नियमों को समझा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आपने अपने ज्ञान को अप्लाई कैसे करा है, उस चीज़ को सिखाया जाता है किसके अंदर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के अंदर। दिस अप्रोच हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू बिकम मोर कैपेबल, एडेप्टेबल एंड एम्प्लॉयबल इन मॉडर्न प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। और ये पद्धति व्यक्तियों को अधिक सक्षम, अनुकूलन और रोजगार के योग्य बनाती है। नेक्स्ट है,
Explain functional competencies with examples. Functional competencies refers to the specific abilities required to perform the professional task efficiently. ठीक है, जो कार्य के से रिलेटेड दक्षता होती है, वो कुछ ऐसी विशेष योग्यताएं होती है जो प्रोफेशनल टास्क, जो आपके व्यावसायिक कार्य हैं, उनको प्रभावपूर्ण तरीके से करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो आपके जो व्यावसायिक कार्य हैं वो प्रभावपूर्ण तरीके से हो जाएं, उनके लिए रिक्वायर्ड यानी अति आवश्यक जो स्पेसिफिक एबिलिटीज यानी जो विशेष योग्यताएं होती है, उन्हीं को हम फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज कहते हैं। दीज इंक्लूड्स एनालिटिकल थिंकिंग। अब देखो फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज में क्या हो गया, आपकी सोच विश्लेषणात्मक होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता, नॉलेज शेयरिंग ज्ञान को बांटना आपस में, और कंटिन्यू सीखने के लिए लगातार तैयार रहना, एंड पार्टनरशिप बिल्डिंग और एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाना, ये सारी की सारी फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज के अंतर्गत आती है। Functional competencies enhances efficiency, improve problem solving and capacity and help professionals contribute effectively to organizational growth। और ये functional competencies होती है जो दक्षता को बढ़ाती है, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी जो समस्या अगर कोई आ जाती है तो उसको सॉल्व करने की जो क्षमता होती है उसका डेवलपमेंट भी इसी में होता है, आपकी क्षमताओं का डेवलपमेंट भी इसी में होता है। और ये फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज ही होती है जो जो व्यावसायिक जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनकी मदद करती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ यानी जो संगठन का विकास है, जो आपकी फर्म का विकास है, उसमें किस तरीके से प्रभावपूर्ण तरीके से कंट्रीब्यूट किया जाए, इस चीज़ को सिखाने का काम भी फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज ही करती है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्यात्मक दक्षता कहते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब देख लेते हैं यहाँ से कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न प्रोफेशनल लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में आपको दे दिया है कि ये प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, इनका नेचर क्या होता है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या इनका स्कोप रहने वाला है, और आज के ज़माने की हम बात करें तो प्रोफेशनल एथिक्स किस तरीके से अपनी भूमिका को निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो है, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जिम्मेदारी या पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में ये क्या अपनी एक भूमिका को निभाते हैं। तो नीचे पूरा डिटेल में बता दिया कि अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, एथिकल गवर्नेंस क्या होती है, प्रोफेशनल लाइफ में ये आपके लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नीचे हिंदी में भी सारा कर दिया गया है, तो आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, दोनों के लिए ही ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, बड़ी यूज़फुल रहने वाली है। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो दक्षताएं होती है और अलग-अलग दक्षताएं कौन-कौन सी होती है उनको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। तो नीचे पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को दे दी गई है। यहाँ से आपको इनको अच्छे से पढ़ करके जाना है। एग्जाम में डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। इन्हीं चीज़ों को वहाँ पर डिटेल करते हुए आपको लिखने के लिए आना है। देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यहीं पर आज की क्लास हमारी आकर ये खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगेगा नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। आप सभी लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में अ, इसको वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका यूज़ कर पाएँ। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।